Hello everyone, welcome to Stock Secret YouTube channel. My name is Subodh and today we are going to discuss Z Entertainment in detail. We are going to cover the fundamental analysis first and then the technical analysis. दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या हमें फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा है, क्या टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है और उस हिसाब से हम एक इस स्टॉक पर अपना डिसीजन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक जी एंटरटेनमेंट का फोरकास्टेड फाइनेंशियल्स। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जी एंटरटेनमेंट की जो अभी करंटली फंडामेंटल्स हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो कंपनी है उसका मेजर सोर्स ऑफ जो रिवेन्यू है वो दो चीज़ों से आता है। एक आता है सब्सक्रिप्शन से, जैसे आपने भी Z5 वगैरह का शायद सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। तो जो सब्सक्रिप्शन है उससे तो कंपनी को अच्छा ग्रोथ आ रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो इनका एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू है वहां पे कंपनी काफी पीछे रह गई है। अब देखो, ये डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, आपको पता है हर चीज डिजिटल हो रही है और अगर आप मीडिया कंपनी हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई ही जाएगी कि आप एडवर्टाइजमेंट से भी काफी रिवेन्यू जनरेट करो। लेकिन जी एंटरटेनमेंट जो है वहां पे पीछे रह चुका है। तो यहाँ इसी कारण से जो जी एंटरटेनमेंट है उसके फाइनेंशियल्स जो भी एनालिस्ट हैं या जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। एंड मार्केट भी कहीं ना कहीं जी एंटरटेनमेंट को उसी वजह से पनिश कर रहा है। एंड जो स्टॉक है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया जितना इसे कर लेना चाहिए था। राइट। अगर आप चाहो कि जी एंटरटेनमेंट में क्या हुआ, इसकी बैलेंस शीट क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, तो सारी चीजें आपको स्क्रीनर डॉट इन की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, नंबर्स की अगर बात करनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। देखो, मैं आपको ये सारे जो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे ये दिखा के डराना नहीं चाहता, क्योंकि आप हो सकता है आप में से किसी को समझ में आए किसी को समझ में ना आए। तो मेरा यहाँ काम है कि आपके लिए चीज़ें आसान करना, रेदर देन कि आपको नॉलेज दिखाना कि मुझे तो ये सब आता है आपको नहीं आता। उससे किसी का भला नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जी एंटरटेनमेंट के फोरकास्टेड फाइनेंशियल्स पे। देखो, जो फंडामेंटली जो चीजें होनी थी वो तो हो गई, उसी हिसाब से प्राइस भी करेक्ट हुआ होगा। आपको पता है कि अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उसको उस दिन उसके शायद स्टॉक जो है वो 5% ऊपर चला जाए, या फिर कई बार रिजल्ट से पहले ही स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो जो मूवमेंट होना था करंट फंडामेंटल्स के बेसिस पे वो हो चुका। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आगे क्या होने वाला फंडामेंटल्स में। तो हमें अगर मार्केट से एक कदम आगे रहना है तो हमें कहीं ना कहीं चीजें प्रिडिक्ट करनी ही पड़ेंगी एक पॉसिबिलिटी के साथ। हो सकता है हम सही हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमें एक ना एक डिसीजन डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो फोरकास्ट करना होगा। और वही चीज हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं कि कहाँ पे प्राइस जा सकता है, और फंडामेंटली भी हम उसे प्रिडिक्ट ही करने वाले हैं आज। तो अगर आपको जो स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, मैं आपको ये टेबल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप पहले रिवेन्यू और एबिटा के बारे में देखिए। आपको सिंपल सिंपल ये समझ में आ रहा होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है या जो 24 में जो भी 3-4 महीने बचे हैं उसमें जो नंबर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। राइट। तो इससे जो हमारा फोरकास्ट निकल के आया उससे हमें ये पता लग रहा है कि कंपनी की जो टॉप लाइन है उसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर कंपनी की टॉप लाइन ग्रो कर रही है तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली अगर आप कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा आ सकता है। राइट। और कहीं ना कहीं इबिटा को देख के हमें ये पता लग रहा है कि जो इनका इबिटा था, जो फाइनेंशियल ईयर 22 के बाद जो डिप आया था उसमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। राइट। तो जो रिवेन्यू और इबिटा के पर्पज से जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है इसके फोरकास्ट के बेसिस पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे इबिटा मार्जिन या ईपीएस ग्रोथ की, तो वो भी यही बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी। राइट। तो जो चीज़ें हैं वो अच्छी दिख रही हैं। और उसके बाद अगर जो कुछ मैंने वैल्यूएशंस के लिए जो मॉडल यूज़ होते हैं अगर हम उसकी बात करें, प्राइस टू अर्निंग या फिर एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, तो इससे हमें ये आप इसमें देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। राइट। यहाँ पे आप देखेंगे 41 से 22 हो रहा है या 21 से 13 हो रहा है। तो ये एक बता रहे हैं हमें कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशन जो है वो आने वाले टाइम में लोअर हो सकती है कंपेयर टू एबिटा। यानी कि एक परसेप्शन बन सकती है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और इसकी वैल्यूएशन जो है स्टॉक की वो कम रह जाएगी।
यानी कि ये भी एक तरीके से अगर आप थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग देखें, फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से समझें, तो ये एक अच्छा साइन ही है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव चल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। देखो सबसे जरूरी चीज है कंपनी के लिए कैश इकट्ठा करना। आपने मान लो कोई टी शर्ट ली, टी शर्ट आपने किसी को बेच दी, राइट। आपने 100 रुपए की टी शर्ट थी, वो आपने 150 की बेच दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 50 रुपए जो हैं, जो उसका कैश है वो आपके पास है। ऐसा नहीं कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको उधार लिखा के चला गया, क्योंकि फिर आप नया माल नहीं खरीद पाएंगे ना। तो कंपनी के लिए कैश जनरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल है वो मेरी समझ के हिसाब से मुझे अच्छे दिख रहे हैं गाइज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सनल नंबर्स हैं। तो आपका जो एनालिसिस है वो डिफर कर सकता है। तो ये डिस्क्लेमर है कि आप सिर्फ यहाँ से अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, लेकिन इसके बेसिस पे बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लीजिए। अभी मैं आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो आपको अब जी एंटरटेनमेंट का चार्ट शो हो रहा होगा, मंथली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्लियरली विजिबल है कि स्टॉक कुछ 600 के लेवल से स्टॉक ने 120-30 का डिप लगाया था, जो कोविड की सेलिंग आई थी उस टाइम पे। एंड वहां से स्टॉक ने थोड़ा बाउंस बैक करना शुरू किया है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे एक ये सप्लाई जोन था, एक छोटा सा सप्लाई जोन यहाँ था, एक छोटा करेक्शन आया यहाँ पे। एंड उसके बाद स्टॉक सीधा 350 360 के लेवल पे पहुंचा। देखिए सप्लाई जोन ये भी कुछ बढ़िया नहीं है। हो सकता था उस टाइम पे स्टॉक ऊपर डायरेक्टली भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, मार्केट में धीरे धीरे देखे देखो, ये जो सेलिंग होती है वो ये सेलिंग होती है। ये तो क्या है कि धीरे धीरे स्टॉक अपने दोबारा डिमांड जोन में आया है। और वहां से अगर आपको याद हो कि जो स्टॉक है, ये आप अगर लो देखे तो 178 175 के आसपास का लोअर, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको 180 के आसपास ही ये स्टॉक रिकमेंड किया था। मैं आपको लेके चलता हूँ, कोई भी टेलीग्राम पे जुड़ना चाहे तो आपको लिंक वीडियो के नीचे शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्लियरली डाला था कि जील करंट मार्केट प्राइस 180 पोर्टफोलियो में ऐड करने का बहुत अच्छा टाइम है। और मैंने ये भी लिखा था कि मार्क माई वर्ड्स, निफ्टी मीडिया विल बी दी नेक्स्ट निफ्टी पीएसयू। और उसके बाद हम सबको पता है कि निफ्टी मीडिया में क्या चल रहा है, राइट। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि स्टॉक में लगातार, अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, तो 180 से लगभग 65% स्टॉक ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल बॉटम पे ही मिलती है, जब कुछ भी अच्छा ना दिख रहा हो, स्टॉक के बारे में कुछ भी अच्छी न्यूज़ ना आ रही हो। और एक चीज अगर आपने और देखी तो जो ये कैंडल बनी थी, यहाँ पे स्टॉक ने लगातार 3 अपर सर्किट मारे थे, जब कुछ इनका मर्जर वर्जर का न्यूज़ आया था। तो स्टॉक आपको पहले मूवमेंट दे देगा, न्यूज़ बाद में आएगी हमेशा। तो अगर आपको मूव पहले कैप्चर करना है तो आपको थोड़ा एडवांस तो चलना ही पड़ेगा। और अगर आप देखें जब ये ट्रिपल अपर सर्किट इसमें लगे थे, उसके बाद से स्टॉक एकदम साइडवेज हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं आपको मंथली के चार्ट पे भी लेके चलूं, तो लगभग 5 मंथ से स्टॉक एकदम साइडवेज हो गया है। करंट मार्केट प्राइस पे अगर बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखो, ये एक छोटा सा डिमांड जोन था जहां से अप मूव आया। कुछ खास नहीं है इन डिमांड जोन में, लेकिन सब कुछ चल रहा है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है। इनफैक्ट जो आज की कैंडल बनी है, इसमें एक एक्सपेक्टेशन ये लग रही है मेरी कि यहाँ से स्टॉक अब निकल जाएगा। निकल जाएगा, कहाँ तक निकल जाएगा? देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक जो है 414 से जो 487 का लेवल है, यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे निकलेगा ये। तो एक अच्छा अपमूव मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मिलेगा। और उससे पहले जो ये दो छोटे छोटे से जोन है, हो सकता है यहाँ पे आके प्राइस एक बार रुके, रुके हल्का फुल्का नीचे आए, लेकिन इनमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इसको ये बहुत ज़्यादा नीचे ला सके। तो मैं अपने जो पर्सनली है, मैं यहीं पे ही इसको एक बारी के लिए बुक करूंगा। और इस लेवल में आने के बाद एक दोबारा डिप के लिए स्टॉक ऑल टाइम हाई के लिए तैयार होगा। तो ये लेवल आप नोट कर लीजिए, 314 टू 331 का लेवल है। और दूसरा लेवल जो है 360 टू 378 है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर जब स्टॉक पहुंचता है और मार्केट भी उस टाइम थोड़ा नेगेटिव है, तो एक छोटा मोटा डिप आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो जील पर मेरी राय, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखते हुए मैं इस स्टॉक पर बुलिश हूँ। मेरे पर्सनली भी इस स्टॉक में पोजीशन है, तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन उस कारण थोड़ा बायस हो गया हो। बिल्कुल भी मेरे बेसिस पे अपना डिसीजन मत बनाइएगा। आप अपना बेसिस पे अपनी स्टडी करके ही इसमें अगर पोजीशन बना रहे हैं तो बनाइएगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताइएगा मुझे कि आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन उसी के लिए है। आप अपनी कुछ भी क्वेरी बता सकते हैं, आप अपना राय दे सकते हैं इसके ऊपर। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे वीडियो को एक पुश मिलता है।
मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।